हाँ बच्चों, तो कल हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। आप आज का आर्टिकल रहेगा न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, तो थोड़ा सा उदासीन बिंदु की चर्चा हम करते हैं। जैसे कोई भी चार्ज है आवेश है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है। ठीक, मान लीजिए ये कोई प्लस चार्ज है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अच्छा, इसी के बगल में एक और चार्ज मान लेते हैं पहला कि ये भी प्लस है। एक्चुअली उदासीन बिंदु होता क्या है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी चार्ज रखे तो कोई भी उस पर बल कार्य न करे। परिणामी बल क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा बिंदु जिस पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ऐसे बिंदु को क्या बोलेंगे? उदासीन बिंदु या न्यूट्रल। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, तो यहाँ पे प्लस Q1 इसको प्लस Q2 कर दीजिए। अब जैसे अब न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर कोई भी चार्ज टोटल बल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब देखो, अब जैसे मान लो इधर अगर हम करते हैं, मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज है, जैसे ये दोनों प्लस है, यहाँ पर भी कोई प्लस है चार्ज मानते हैं, तो ये प्लस यहाँ पे प्लस रखेगा तो उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला प्लस भी उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों बल उसी डायरेक्शन में है तो उधर विस्थापित हो जाएगा, तो परिणामी को कुछ न कुछ होगा। ऐसे इधर भी कोई चार्ज रखेंगे, ये प्रतिकर्षित करेगा प्लस पर, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। इसके बीच में अगर कोई प्लस हम करते हैं, सपोज अब जैसे यहाँ पे कोई चार्ज, ठीक, प्लस Q0 का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टिंग चार्ज है। क्यों? हम लोग को इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, अब उसमें न्यूट्रल पॉइंट बताना है, तो इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना हो जाए, इसलिए इस चार्ज को कम से कम। अब देखो, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा इधर। ये प्लस भी इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा इधर। सपोज इसके कारण जो रिपल्सन फोर्स है ये F1 है, और इसके कारण जो बल इस पर लगेगा वो क्या है? F2। ये जिस बल से प्रतिकर्षित कर रहा है और ये जिस बल से इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, अगर दोनों बराबर हो जाए और दिशा में विपरीत है तो यहाँ पे कार्य करने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये जो पॉइंट है ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? जैसे ये तो Q0 चार्ज रखा है, F2 का मान, अब देखो जैसे ये कितना बल लगा रहा है इसके ऊपर, ये F1 माना गया है। F1 का मान क्या होगा? कांस्टेंट के Q1, ये Q2 अपॉन ये बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे F2 क्या है? इसके बीच का करने वाला बल, इसका वैसे निकालेंगे तो जो बल का मान है डिस्टेंस के ऊपर में निर्भर करता है। अब जैसे अगर ये दोनों चार्ज सेम है तब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? बिल्कुल सेंटर में आएगा। मतलब इसके अगर चार्ज अलग अलग है तब कोई जरूरी नहीं कि सेंटर में आए, तब इधर उधर भी हो सकता है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जैसे F का मान क्या होता है? कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R²। अगर ये ज्यादा है तो इसके कारण बल ज्यादा होगा, ये बल ज्यादा, ये आवेश ज्यादा है तो इसके कारण बल ज्यादा होगा। तो उसको इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब ऐसा पॉइंट रखना है कि इसके कारण बल और इसके कारण बल दिशा में विपरीत हो और परिमाण में बराबर। तो नेट परिणामी बल क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो। ये बिंदु क्या हो जाएगा? उदासीन। अब जैसे इस केस में अगर दोनों धन है, अगर दोनों बिल्कुल सेम है तब तो सेंटर पे रहेगा। अगर दोनों का आवेश का मान अलग अलग है तब सेंटर में ना होके इधर उधर हो सकता है। इधर उधर में ऐसा होना चाहिए कि अब चूंकि दूरी के ऊपर फोर्स निर्भर करता है, ऐसा होना चाहिए कि परिणामी बल उस पर जीरो।
ध्यान दो, अगर यहाँ पे प्लस के स्थान पर अगर माइनस भी लेते हैं तो क्या होगा? देखो अगर माइनस, सपोज की माइनस लेते हैं तो ये प्लस माइनस को आकर्षित करेगा इधर, ये प्लस माइनस को इधर आकर्षित करेगा। अगर दोनों बल बराबर हो जाएगा तब परिणामी बल 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो कि एक धन, अच्छा एक और केस ले लो, मान लो ये माइनस चार्ज और ये भी माइनस चार्ज है और यहाँ इसके बीच में कोई आवेश, अगर हम माइनस से आवेश करते हैं तो ये माइनस इस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, ये माइनस इस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके कारण बल इधर और इसके कारण बल इधर विपरीत दिशा में है, दोनों का परिमाण भी अगर बराबर हो जाएगा, दिशा में विपरीत, तो परिणामी बल 0, मतलब कि दोनों माइनस माइनस अगर है तो भी न्यूट्रल पॉइंट इसके मध्य में मिलेगा। अगर सपोज की प्लस भी रखते हैं तो ये माइनस प्लस को आकर्षित करेगा इधर, ये माइनस प्लस को इधर आकर्षित करेगा, तो भी परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। अगर इनके चार्ज के वैल्यू अलग अलग है तो सेंटर में आगे थोड़ा इधर हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिस पर कोई भी चार्ज है, नेट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो देखो ये प्लस प्लस के केस में मतलब, और ये माइनस, मतलब अगर दोनों चार्ज सेम है, अब इसको ऐसे साथ आप समझ सकते हैं कि दोनों चार्ज अगर दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? दोनों चार्ज के कहीं कहीं बीच में मिलेगा। दोनों चार्ज का वैल्यू भी अगर सेम है तो एकदम सेंटर में आएगा, वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है, तो सेंटर से इधर आएगा और फोर्स का इसका स्केलर वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात इसमें है कि मान लीजिए एक ये प्लस है और दूसरा ये माइनस, ऐसे केस को राशि में कहां मिलेगा? इसको मिला दीजिए, मान पहले चेक करो कि क्या बीच में हो सकता है इसके कहीं, यहां से यहां में कहीं पर भी, मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज रखते हैं, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? इसको ऐसे होगा, ये माइनस भी इस प्लस को क्या करेगा? आकर्षित। तो दोनों बल का डायरेक्शन सेम है तो ये परिणामी पर कुछ तो कुछ होगा, तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। सपोज कि प्लस के स्थान में अगर माइनस भी रखते हैं तो प्लस माइनस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो भी दोनों बल सेम डायरेक्शन में है तो परिणामी बल कुछ तो कुछ होगा। मतलब अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इसके बीच में कहीं पर भी कोई भी चार्ज रखेंगे, एक नेट फोर्स कार्य करेगा, नेट फोर्स कार्य करेगा, अतः इसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट आपका नहीं मिलेगा। सवाल है कि मिलेगा कहां? एक और फिगर ले लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस। अब देखो, तो अगर एक प्लस एक माइनस है, सपोज कि इसी लाइन को आगे बढ़ाइए, यहां पर कोई चार्ज है प्लस रखते हैं, तो प्लस इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्शन फोर्स, और ये माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। देखो ये प्लस इस प्लस को, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, इसके कारण बल ये है और इसके कारण बल ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? आकर्षित। तो इसके इधर में कोई पॉइंट मिलेगा जहां पर कि दोनों आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब अगर इसके कारण बल F1 और इसके कारण बल F2 अगर परिमाण में बराबर हो जाएंगे तब इस पर परिणामी बल क्या जाएगा? ठीक है, अब इस पर अगर आप दोनों का वैल्यू कितना है इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये आप इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। सपोज जैसे इसको हम नाम दे दिए Q1 और इसको नाम दे दिए Q2। पहला केस इसमें इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक, ये आवेश ज्यादा है, ये आवेश कम है, बल का सूत्र ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R²। और जो हम चार्ज रखे हैं रेस्टिंग चार्ज ये Q0। अब ध्यान से देखो ये मान ज्यादा है, ये मान कम है, ये ध्यान रखना, ये ज्यादा और ये कम। अब देखो इसके कारण जो बल है, अच्छा डिस्टेंस का भी ध्यान देना है,
अब देखो जैसे ये आर क्या होता है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कम है, तो इसके कारण बल लेंगे ये डिस्टेंस आएगा, इसके कारण बल लेंगे तो पूरा ये डिस्टेंस। अच्छा, अब जैसे इसके कारण बल जो हमने F1 शो किया, इसका वैल्यू की बात करते हैं। यहां से यहां तक की अगर बात करेंगे तो यहां से यहां तक में ये Q1 ज्यादा है, ये Q1 ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कम, ठीक है। तो आवेश ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, कम है। अब इसके कारण बात करते हैं, देखो ये ज्यादा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, R का मान ज्यादा करेंगे तो F का मान कम होगा। अब यहाँ पे Q का मान कम है, अगर इसके बीच बल का करेंगे निकालेंगे तो एक तो Q2 कम है, दूसरे R भी ज्यादा से भाग करेंगे मान और कम हो जाएगा। तो अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो क्या न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। एक बार फिर आप देखो, ये आवेश कम है, ये आवेश ज्यादा है, ये आवेश कम है, इसके कारण अगर बल निकालेंगे फार्मूला से तो Q1 ये ज्यादा है, ये तो मान लीजिए कम है, डिस्टेंस क्या है, कम से भाग करने में मान ज्यादा आएगा, ये ज्यादा है तो भी ज्यादा आएगा, तो इसके कारण वाला जो वेक्टर रहेगा ये इसके कारण बल ज्यादा रहेगा। अब इसके कारण बल जब निकालेंगे तो Q2 का मान कम है, ये कम है, और डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा से भाग करने में मान और कम आएगा, तो हाई क्या हो जाएगा, कम। तो इसके कारण बल ज्यादा आएगा, इसके कारण बल कम आएगा, तो नेट फोर्स इधर क्या करेगा, पानी जीरो नहीं होगा। अब तो इस केस में उदासीन बिंदु इधर नहीं मिलेगा, तब किधर मिलेगा, इधर देखो ये चीज यहां पर बढ़ा लें। अब यहां पे अब यहां पे नेट फोर्स क्या होगा, ये कम है, ये ज्यादा है, इसके कारण जो बल रहेगा, एक तो आवेश कम है, दूसरे डिस्टेंस कम है, तो ये चार्ज का मान कम है, तो इसके Q2 का मान कम है, लेकिन हरी R कम है, कम से भाग करेंगे तो मान ज्यादा हो जाएगा। अब इसकी बात अगर करेंगे तो Q तो ज्यादा है लेकिन R क्या है, कम है। कहने का मतलब कि दो इसके कारण फोर्स का स्केलर वैल्यू निकालेंगे और फिर डायरेक्शन निकालेंगे जो भी ये चार्ज है, तो इसके बीच बल देखेंगे, फिर इसके बीच बल देखेंगे। बल अगर परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत तब यहाँ पर नेट नहीं होगा। अगर जैसे ये केस था यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो इधर देखेंगे, तो यहाँ पे प्लस Q0 मान कोई चार्ज रख रहे हैं, इसके बल देखेंगे। अब अगर यहाँ पे प्लस रखे हैं तो माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस को मतलब जब भी मिलेगा इसके बाहर मिलेगा। अब इसके कारण बल देखेंगे, उसका परिमाण कितना आ रहा है, फिर इसके कारण देखेंगे उसका परिमाण कितना आ रहा है, क्योंकि दिशा में विपरीत है। अगर परिमाण में बराबर है तो नेट बल क्या हो जाएगा, जी। तो रिजल्ट ये मिल रहा है कि अगर दोनों फोर्स बराबर है, अगर दोनों चार्ज सेम है तब तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में, बीच मतलब इसके बीच में कहीं बन सकता है बिल्कुल। अगर आवेश का मान भी बराबर है तभी सेंटर मिलेगा, लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तब न्यूट्रल पॉइंट इसके मिलाने वाली रेखा के बीच बना के चाहे इधर रहेगा और चाहे इधर रहेगा। इधर रख के दोनों की तरफ फोर्स का वैल्यू निकालिए, क्योंकि जब इधर या इधर होगा तभी दोनों के कारण जो बल है विपरीत दिशा मिलेगा। अब विपरीत तो इधर रखेंगे, धन आकर्षित ऋण आकर्षित विपरीत दिशा में है, अगर दोनों बराबर मिल जाएगा तो जीरो हो जाएगा, या तो इधर नहीं होगा तो इधर से होगा, ठीक है। तो आपको रिजल्ट ये मिल रहा है कि दोनों चार्ज अगर सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट इसके बीच में कहीं रहेगा। अगर दोनों चार्ज अलग अलग है तो न्यूट्रल पॉइंट या तो इसके इधर रहेगा या तो इसके इधर रहेगा। अब इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, इसका फोर्स का वैल्यू दोनों का निकालें, कैलकुलेट। अगर भाई दिशा विपरीत अगर परिमाण में बराबर हो जाए तो ये रहा उदासीन बिंदु का। तो उदासीन बिंदु कॉन्सेप्ट बस यही है, ऐसा बिंदु जहां पे कोई भी चार्ज रखे नेट परिणामी बल वहां पर क्या होना चाहिए, जीरो। अब जीरो कैसे होगा, फिगर से कॉन्सेप्ट से अच्छा, तो बस न्यूट्रल पॉइंट में इतनी चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, लास्ट में बताएंगे आपको, इसे उस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलता है कि अब जैसे यही केस था, ये आवेश को रखे तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे
तो उसका जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन, अस्थाई होगा कि अस्थाई। तो हम बल्कि एक्सरसाइज में जब एक्सरसाइज में सवाल कराएंगे, ऐसा मिलता है क्वेश्चन, तो वहीं पे हम खास संतुलन का डिटेल भी बताएंगे कि अस्थाई संतुलन क्या होता है और अस्थाई संतुलन क्या होता है। अब उसमें आप ऐसे चाहो तो कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। जैसे न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, तो न्यूट्रल पॉइंट पर कोई चार्ज रखेंगे तो नेट बल 0 होगा, नेट बल 0 होगा तो वही न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब अगर उसको अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत भी इधर उधर डिस्टर्ब कर, अगर डिस्टर्ब करने के बाद वह पुरानी जो जहां पहले था डिस्टर्ब करके छोड़ दी, अगर फिर से पहले अवस्था में आ गई तब तो अस्थाई संतुलन। लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करके हम छोड़े तो नई स्थिति में आ गया, जब नई स्थिति में आ जाएगा तब बोलेंगे अस्थाई संतुलन। तो इस पर न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिलते हैं, वहीं पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज रखिए, एक यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स एक्टिव होगा, जितना बल कार्य करेगा, उसी बल को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डेफिनेशन लिखने के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर। जैसे ऐसे समझिए इसको, मान लो ये Q चार्ज है, ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो यहां से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई भी पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालना है, ये चार्ज है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कोई बिंदु है, यहां पर तीव्रता क्या होगा? यहां पर यूनिट चार्ज रखिए, एकांक आवेश रखिए। अगर यहां पे एक आवेश रखेंगे, एक आवेश रखें, तो एक आवेश अगर हमने रखा कोई, तो ये आवेश उस आवेश के ऊपर या तो प्रतिकर्षण या तो आकर्षण बल लगाएगा। तो एक आवेश पर ये जितना बल लगाएगा उसी बल को इस बिंदु पर क्या कहेंगे? इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, फिर से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए किसी भी बिंदु पर तीव्रता क्या होगा? इस बिंदु पर एकांक आवेश पर जितना बल ये लगाएगा वही बल इस बिंदु पर क्या कराएगा? तीव्रता। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का बात आएगा। अब देखो, जैसे ये आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये कोई बिंदु है जहां पर तीव्रता निकालना है। तो तीव्रता क्या होगा? यूनिट एक आवेश पर कार्य करने वाला बल, इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगा? एक आवेश पर कार्य करने वाला। लेकिन अगर एक आवेश यहां रखेंगे, भाई हमको निकालना है इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु पर तीव्रता। अगर एक आवेश एक आवेश ही रखेंगे तो इस आवेश के कारण भी तो कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे? फिर से वही टेस्टिंग चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम चार्ज लेंगे आप। उसी के लिए वही टेस्टिंग चार्ज हम यूज करते हैं। तो अब जैसे इस पॉइंट P मान लीजिए, यहां से डिस्टेंस कितना इसका मान लो R। तो डिफिनेशन तो वही है कि एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल इस बिंदु पर तीव्रता है। लेकिन एक आवेश नहीं रखे, परीक्षण आवेश रखेंगे, टेस्टिंग चार्ज रखेंगे। मान लिया कि टेस्टिंग चार्ज क्या है? Q0, परीक्षण आवेश। टेस्टिंग चार्ज क्या है? Q0। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग Q0 चार्ज,
अब ये चार्ज इस टेस्टिंग चार्ज के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये दोनों के निश्चित के ऊपर, दोनों अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित, अगर दोनों एक प्लस एक माइनस है तो आकर्षित। अब वहां पर उसकी चर्चा मेरी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हमने Q0 चार्ज लगा। अब ये आवेश और ये Q0 आवेश के बीच कार्य करने वाला बल क्या होगा? कांस्टेंट के ये Q1 और ये Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस। ठीक, तो Q0 के ऊपर कितना बल आया? ठीक, अच्छा अब हमको तीव्रता निकालना। तीव्रता किसे कहते हैं? एकांक आवेश प्रकार करते हैं। तो चूंकि इस पॉइंट पर चार्ज क्या लगा? Q0 आवेश पर कार्य करने वाला बल, तो Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है? कांस्टेंट के Q0 अपॉन आवेश। Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना है? इसलिए एक इसे कैलकुलेट करेंगे एक आवेश यूनिट पर। तो ये आपका Q0 पर ये एक आवेश कितना होता है ना? कांस्टेंट के Q0 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन करेंगे Q0, तो Q0 की जो हो जाएगा कैंसिल। तो एक आवेश पर लगने वाला बल यही आ रहा है ना, और एक आवेश पर जो बल कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी, तीव्रता। तो यही आपका क्या हो जाएगा? तीव्रता। अतः तीव्रता E का फॉर्मूला आ गया आपका कांस्टेंट के Q कैंसिल हो गया अपॉन आर स्क्वायर। अगर कांस्टेंट का K का नाम रखना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा 1/4π0। अगर ये निर्वात या वायु रखा है तो K नहीं लिख रहे हैं, कैपिटल K का वैल्यू हो जाएगा। अगर है तो Q लिख दीजिए, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? तीव्रता। ठीक है, अच्छा अब इसी को हम लोग दूसरे फॉर्मूले में थोड़ा समझाते हैं। तो तीव्रता का सिस्टम क्लियर हो। अगर कोई चीज क्लियर नहीं होता है तो उसको आप लोग कन्विंस करके हमको बताइए, भेजा करें, तो उससे हम समझेंगे हमको क्या चेंज करना है, कैसे बताएं, कुछ उसको मॉडिफाई करके यहाँ से बताएं। तो अब जैसे बता रहे हम लोग, अब हम लोग तीव्रता का तो दूसरे रूप में बनाएंगे। मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके कारण मान लो कि वैद्युत क्षेत्र पूरा है ये इतना है, और क्या होगा? धन से दूर वैद्युत क्षेत्र है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, ये पता है कि तीव्रता कितना है? E। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अब देखो, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो तुरंत ही समझा लो कि अगर वैद्युत बल रेखा शो किया गया है तो वैद्युत क्षेत्र किसी न किसी आवेश से उत्पन्न होगा। तो अगर ये आवेश न लिख के केवल बस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया है तो भी समझना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज से ही उत्पन्न हुआ, और इसका इंटेंसिटी कितना? E। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पॉइंट है, यहां पर हम कोई चार्ज रखते हैं, मान लो कि कोई भी चार्ज क्यों रख दिए, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है तो इस पर कोई न कोई बल कार्य करेगा। कैसे बल कार्य करेगा? ये चार्ज जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो ये प्लस इस प्लस को इधर बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखो यही चीज अब हमने आप थोड़ा सा ये नहीं लिखी, मान लो बस ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो किया। वैद्युत क्षेत्र का परिचय क्या है? ये जो भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। हर जगह माना गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक कोई भी आवेश रखा है, चार्ज रखा है, उस चार्ज का मान क्या है? Q। तो ये जो चार्ज रखा है वैद्युत क्षेत्र में है तो इस पर एक कोई बल कार्य, क्यों बल कार्य करेगा? दिमाग लगाओ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश से उत्पन्न होता है, धन से दूर ऋण की ओर।
वैद्युत क्षेत्र जिस आवेश से जनरेट हुआ होगा, उत्पन्न हुआ होगा, या तो इधर धन होगा या तो इधर ऋण होगा, तभी धन से दो की डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र। तो अब वो चार्ज यहाँ नहीं शो करेगा, बस वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बस उसी का डायरेक्शन रहेगा। अब आपको अपने दिमाग में समझना रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस तरफ को है, मीन्स इधर ये वैद्युत क्षेत्र जिस आवेश से उत्पन्न हुआ होगा उसका धन इधर होगा, ये दिमाग में रखिए, या इधर माइनस भी हो सकते इसको दिमाग। अच्छा, अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान दिया गई। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा तो इस पर एक फोर्स एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा? वैद्युत क्षेत्र किसी चार्ज से उत्पन्न हुआ होगा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? उस तरफ को एक बल लगेगा एफ, ठीक है। अच्छा, अब इस एफ का मान में निकालेंगे हम लोग, या मान लो यहाँ माइनस क्यू आवेश रखा है, माइनस क्यू आवेश, तब ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा? खींचेगा। तो माइनस क्यू आवेश है, सब बल किधर लगेगा? इधर। अगर माइनस है तो इधर, प्लस है तो इधर। अब इसको भूल जाइए, अब ये चीज जुबान पर रख लो कि अब इसको भूल जाइएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर प्लस चार्ज है, उस प्लस चार्ज पर एक बल कार्य करेगा। बल की दिशा किधर है? उधर। उधर मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश रखा है तो धन आवेश पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश रखा है तो इस ऋण आवेश पर भी एक बल कार्य करेगा। इस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र उधर है, बल है इधर। इस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। और अगर ये चार्ज गति करने के लिए स्वतंत्र है तो गति भी करेगा, क्योंकि जो बल लगेगा इस बल से क्या उत्पन्न होगा? त्वरण से इसका वेग बढ़ेगा। अच्छा, तो अब इस बल का थोड़ा सा हम लोग मान निकालेंगे, इसका और भी चर्चा भी आगे करेंगे। बल का मान निकालें। ये जुबान में रखिएगा, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर बल क्षेत्र के विपरीत का। अब इस बल का मान कितना होगा भाई? तीव्रता ई है, क्योंकि तीव्रता यहाँ पे ई दिया है तो ई का कॉन्सेप्ट ही है कि एकांक आवेश पर कार्य करने वाला है। तो चूंकि एक आवेश पर कार्य करने वाला बल कितना है? ई वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई दिया है तो ई क्या हुआ? एक आवेश पर कार्य करने वाला बल, तो एक आवेश पर कार्य करने वाला बल ई है। यहाँ पे क्या आवेश रखा है? क्यू रखा है, तो इसलिए क्यू आवेश पर एक आवेश पर ई, तो क्यू आवेश पर ई क्यू, मतलब ये जो क्यू आवेश है इस पर बल कितना लगेगा? ई क्यू के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई क्यू, और बल वही यहां पे रहेगा, बल का मान रहेगा ई। तो आज के क्लास में इतना जुबान में रख लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश रखा है तो उस पर बल कितना कार्य करेगा? तीव्रता और जो आवेश रखा गया है उसके गुणनफल के बराबर ये बल कार्य करेगा। किस दिशा में? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अगर ऋण आवेश रखा है तो इस पर भी बल वही ई क्यू के बराबर रहेगा। ई तीव्रता क्यू रखने वाला आवेश और इस पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। ठीक है। अच्छा, अब इसी को अब जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको आगे चल के, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसी में एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक प्रोटॉन रखा है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति किधर होगी? देखो ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन का बल इधर, तो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, जबकि प्रोटॉन की गति होगी वैद्युत क्षेत्र की। बस बाकी इसका कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए। कल का क्लास हम लोग का रहेगा। वैसे एक आर्टिकल है, कोई रिंग है, रिंग के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो उसको हम लोग इस आर्टिकल के लाभ को लेंगे। कल से हम लोग कोई पढ़ेंगे डायपोल की बात,
कोई वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव कार्य कैसे वैद्युत क्षेत्र होता है। और आज के आर्टिकल में अगर कोई कॉन्सेप्ट में कमी है, दिक्कत है, उसको उनको बताएगा तो उसको अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और आज ही वेव्स का भी एक वीडियो और उसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कल हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव।